हाउ टू अपग्रेड ऑटोमेशन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब सवाल ये आता है कि हम अपग्रेड करें ही क्यों। हम तो ऑटोमेशन से ही खुश हैं। अगर हम लोग ऑटोमेशन से इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे स्विच करते हैं तो हमें फ़र्क क्या पड़ेगा, ऐसा क्या एडवांटेज है। तो आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि आप अपने घर में जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री करते आपके घर की जो लाइट्स है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो जब आपके घर की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो रही है, अपने आप ही ऑन हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। और अगर मैं ये कहूँ कि आप कल अपने घर में कब एंट्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट एंटर करते ही ऑन हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्टनेस। इसका मतलब जब कभी भी आपको स्मार्ट की बात करनी पड़ेगी, स्मार्टनेस की बात करनी पड़ेगी और आपको अपने गैजेट्स को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, तब तब आपको आईओटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं और आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो हमें हेल्प कैसे करता है। तो इसी चीज़ के लिए आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वाईफाई मॉड्यूल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ESP8266 जो नोड एमसीयू है वो कैसे काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, जो भी रिक्वायरमेंट है क्या वो उसकी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उससे हम लोग ऑटोमेशन से आईओटी में स्विच कर कैसे सकते हैं। तो मैं जो ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो ये है कि हम लोग समझेंगे कि आईओटी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे होम में एज वेल एज इंडस्ट्री के अंदर, और ऑटोमेशन और आईओटी में डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली हम कैसे स्विच कर सकते हैं जो ऑटोमेशन डिवाइसेस है उनको आईओटी से। और हम ये भी समझेंगे कि जो आईओटी डिवाइस के ऊपर हम लोग काम करना चाहें तो वो नोड एमसीयू क्या चीज़ है और कैसे उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे और पहला प्रोग्राम हम लोग कैसे रन करके देखेंगे नोड एमसीयू के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें आईओटी की रिक्वायरमेंट क्यों है स्मार्ट होम के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम जो हमारे लाइव एग्जांपल है उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज घर में स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदते हैं। अब स्मार्ट इसलिए क्योंकि जो भी हमें मनपसंद प्रोग्राम हमें देखना होता है उसको हम लोग सिंपली लॉगिन करते हैं, क्लाउड से कनेक्टिविटी होती है, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हम, और जैसे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कनेक्टिविटी होती है, हम अपना मनपसंद कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो हमें डीटीएच या किसी ब्रॉडकास्ट चैनल पर को देखने की या कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर एलेक्सा देखा होगा, आप सिंपल म्यूज़िक जो भी आपको प्ले करना है आप बोलते हैं, एलेक्सा सेंस करता है, क्लाउड अपने सर्वर पे जाता है, वहाँ से आपके लिए वो सॉन्ग फेच करता है और आपको प्ले कर देता है, और ये काम विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एलेक्सा। उसी तरीके से आपके घर के और गैजेट्स को स्मार्ट बनाने की अगर रिक्वायरमेंट है तब आपको समझने की ज़रूरत है कि आईओटी कैसे हेल्प करेगा। और आने वाली वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे आप अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं। तो बने रहिए, आगे समझते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में एंटर करते हैं, आपकी लाइट को स्मार्ट बनाना है, आप कब सोते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, आपको कब शावर लेना है वो ट्रैक करें, मॉनिटर करें, और ऑटोमेटिकली जब आपको शावर लेना है तब आप जाएं और कोल्ड के टाइम में आपका जो हीटर है या जो गीज़र है वो गीज़र ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ। तो जब कभी भी ये सारे टास्क हमें ऑटोमेटिक के साथ साथ स्मार्टनेस के साथ करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब हमें आईओटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम लोग समझते हैं कि ऑटोमेशन कैसे हेल्प करता है आईओटी पे स्विच करने के लिए और हम किस तरीके से पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर मैं बात करूं किसी इंडस्ट्री की, मान लो कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट रोबोट काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेंसर्स वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट इंजीनियर है
ऑटोमेशन में क्या होता है, प्लांट इंजीनियर जगह जगह जाता है, विजिट करता है, सब कुछ चेक करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको IoT में स्विच करूँगा तो होगा क्या, ये सारे डेटा मैं कलेक्ट करूँगा और इनको कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करूँगा। डेटा कलेक्ट करूँगा, प्रोसेस करूँगा, और जब ये डेटा कलेक्ट प्रोसेस करूँगा तो यहाँ पे डेटा हो जाता है बिग। ऐसा नहीं हो जाता कि एक दिन का डेटा, हमारे पास इंडस्ट्री में डेटा होता है 1 साल 2 साल 5 साल, तो ये डेटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बिग डेटा। और इसीलिए हमें बिग डेटा स्टोरेज भी चाहिए। इसलिए जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो सफिशेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग इस डेटा को कहाँ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लाउड पे। और क्लाउड पे शेयर करने के साथ साथ एडवांटेज ये होता है कि हम लोग एडवांस एनालिटिक्स कर सकते हैं, हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, अगर बढ़ेगा तो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस वजह से ये जितनी भी जो पॉसिबिलिटी होती है वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने इंडस्ट्री को या अपने होम को स्मार्ट बनाएं। अब हम समझते हैं एक बेवरेज कंपनी को, तो बेवरेज कंपनी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो वाटर बोतल होती है वो फिल होती है, उनकी पैकेजिंग होती है, ये सारा काम ऑटोमेटिक चलता है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ कि हर एक सेक्शन को, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी छोटी नहीं होती, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, अगर मैं इन सभी डिपार्टमेंट को कनेक्ट करूँ और ये सारा का सारा डेटा क्लाउड सर्वर के ऊपर शेयर कर दूँ, तो ये सारे की सारी जो प्रोसेस है वो सिंक हो जाएगी। और जैसे ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो मेरे को ये पता लग पाएगा कि कब किसी काम में डिले तो नहीं हो रहा है। और जब ये सब चीज़ें मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगा, प्रोसेस कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा, तब मैं इंडस्ट्री की जो मेरा प्रोडक्शन है उसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसीलिए जब कभी मुझे मेरी इंडस्ट्री को स्मार्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग को स्मार्ट बनाना है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी IoT की। तो मुझे करना क्या है, अब उसको हम लोग समझते हैं। अब इसके लिए जब कभी मुझे स्मार्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा डेटा है उस डेटा को मुझे शेयर कहाँ करना पड़ेगा, क्लाउड पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर ये समझने वाले हैं कि किसी भी डेटा को हम लोग क्लाउड पे शेयर कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वाईफाई डिवाइसेस को। अब यहाँ पे मैं एक वाईफाई डिवाइस की बात कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों वाईफाई डिवाइसेस आती है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बात करूँगा ESP नोड MCU की। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास में डिवाइस है उसके ऊपर हमें एक वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करनी है, ताकि जो मेरा सेंसर का जो डेटा प्रोसेस हो रहा था वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे पहुँच जाए, क्लाउड सर्वर पे। तो होगा क्या कि मैं स्विच कर जाऊँगा ऑटोमेशन से IoT में। अब जैसे ही मैं स्विच करूँगा तो यहाँ पे मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। अब आप पूछोगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता कैसे, तो एज्यूम करो कि आपको कोई कार आपको पसंद आई, आपने गए और आपने शोरूम में जाके उसको ऑर्डर कर दिया। अब अगर कंपनी आपको ये बताए कि आपकी कार मैन्युफैक्चर कैसे हो रही है, कितना काम हो गया, कब तक आपके पास डिलीवरी होने वाली है, कौन कौन सी क्वालिटी की चीज़ें उसमें यूज़ हो रही है, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। साथ साथ वो लोग प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो ये भी बेनिफिट होता है इंडस्ट्री के लिए। साथ के साथ ये भी पता लगेगा कि जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता है। और जब ये सब चीज़ें होती है तो नो डाउट प्रॉफिट तो इंक्रीज होता ही होता है। अब ये सारे प्रोसेस को सिर्फ वाईफाई से नहीं पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं वाईफाई को क्लियर करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग AR, VR, ML, AI, डीप लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिवाइसेस है ऑटोमेशन की, या जो जितने भी जो मेरे हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर से डेटा इंटरनेट पे यानी कि डेटा क्लाउड सर्वर पे पहुँचे कैसे। तो अब हमारे सामने ये रिक्वायरमेंट आती है कि जो भी हम लोग मैं वाईफाई डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, वो डिवाइस जो मेरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होने वाला पहले से सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ कंपेटिबल कितना है। तो मैं जो भी वाईफाई डिवाइस यूज़ करूँगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि मेरे लोकल सर्वर और क्लाउड सर्वर इन दोनों के कंपेटिबल हो, डेटा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है डिफरेंट नोड्स के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से हो।
तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये पूछ सकते हो कि नोड्स क्या होते हैं। तो जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट करती है ना, तो मैं उस डिवाइस को बोलता हूँ नोड। अब ये नोड आपका सेंसर भी हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। चलिए अब दूसरी रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी हम लोग वाईफाई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो लो पावर होना चाहिए, और लो वोल्टेज, लो पावर का मतलब हो गया उसका वोल्टेज और करंट की वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए। जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3 वोल्ट के आसपास हो, और जो करंट कंजप्शन है वो मिली एम्पियर के अंदर हो। अब हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी मैं वाईफाई डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ वो केपेबल हो जो एग्जिस्टेंस वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके ऊपर, और साथ के साथ वो ये भी कंपेटिबल हो कि अगर मैं दूसरे किसी सेंसर को यूज़ करूं, मान लो कि मैं अपने वाईफाई डिवाइसेस को यूज़ कर रहा हूं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे ऊपर, तो ये फ्रिक्वेंसी जो दूसरे मेरे सेंसर है, जैसे कि मान लो मेरे को लोरा वेन है, लोरा 6P वेन है, जिगबी है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है उसके कंपेटिबल भी होना चाहिए, ताकि मैं डिफरेंट IoT डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ, और जो भी डेटा हो वो डेटा मेरा लाइव क्लाउड के ऊपर अपलोड होना चाहिए, ताकि उसका रिस्पॉन्स मेरे पास रियल टाइम पे मिल सके। अगर रियल टाइम पे नहीं मिला तो मेरा वो डिवाइस स्मार्ट नहीं बन सकती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो नोड MCU है ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है। तो ऐसा क्या है नोड MCU के अंदर, तो एक एक करके वो सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नोड MCU जो आपकी डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना ही है ना कि इसको हम लोग नोड MCU क्यों बोलते हैं। नोड का मतलब हम लोग समझ गए, क्योंकि डेटा कम्युनिकेट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोड। और यहाँ पे MCU का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इट मीन्स कि आप ये जो नोड MCU देख रहे हो ना, इसमें ये जो IC देख रहे हो ना यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बस इस IC के जो पिन्स है उसको यूज़ करने के लिए ये सारे के सारे पोर्ट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये IC है। अब ये जो मेरा नोड MCU समझ में आ गया, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ESP8266 को, जो कि वाईफाई मॉड्यूल है, SoC है, और ये स्पेसिफिक सिस्टम के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। SoC का मतलब हो गया सिस्टम ऑन चिप। इसका मतलब कंप्लीट मेरी वाईफाई डिवाइस प्रोसेसिंग ये सब कुछ एक चिप के ऊपर ही डिफाइन हो गया है, डेवलप हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप। लो कॉस्ट है और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करता है। इसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे इस नोड MCU में वाईफाई डिवाइस यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ESP12, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ESP12E। अब मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको इतने नंबर ऑफ पिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ESP01, 02, 03 ये पूरी की पूरी सीरीज़ है, आप उसमें से आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो डिवाइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नोड MCU के अंदर जो ESP8266 है वहाँ पे हम लोग ESP12E मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब मार्केट में ESP32 जो कि 32 बिट का प्रोसेसर है वो भी आ चुका है, ESP-K मार्केट में आ चुका है, और ये जो कंप्लीट इसमें जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, यानी जो इसमें फर्मवेयर इंस्टॉल है वो लुआ स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और साथ के साथ ये लो पावर है। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.3 वोल्टेज है, और ऑन एन एवरेज जो ये करंट कंजम्पशन करता है वो करता है 70.5 मिली एम्पियर, और आइडियल करंट है उसकी वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, जो कि बाकी बहुत कम है, यानी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ESP12 के अंदर टेंसिलिका 32 बिट रिस्क CPU यूज़ किया हुआ है, जिसका नंबर एक्सटेंसा LX106 है। साथ साथ जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज में 7 to 12 के बीच में दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं USB कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 7 to 12 वोल्ट के बीच में दे सकता हूँ, और इसको 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करने के लिए एक 3.3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर IC लगी हुई है। तो अगर हम लोग 7 वोल्ट तक भी देते हैं या 12 वोल्ट तक भी अप टू जा सकते हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा देंगे तो ये डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे जो मेरे पास में डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है वो 16 है, मेरे पास एनालॉग इनपुट 1 है। अब एनालॉग इनपुट एक इसलिए है क्योंकि इस डिवाइस को हम लोगों ने वाईफाई
या डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रखा है, हम लोग इसको डेटा या किसी सर्किट डेवलप करने के लिए नहीं लेते। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके वाईफाई के ऊपर शेयर करना हमारा मेन पर्पज़ है। इसके अलावा इसमें UART एक है, SPI एक है और I2C एक है। तो ये सारे फीचर्स इस एक सिंगल IC के अंदर अवेलेबल है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसमें 4 MB की मेमोरी है, यानी 4 MB की मेमोरी में अगर आप चाहें तो एक छोटा सा सर्वर भी रन कर सकते हैं, एक छोटा वेब पेज बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं, इतना पावरफुल और कैपेबल है। इसके साथ SRAM 64 बिट की है, क्लॉक स्पीड 80 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। और जो हम लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप TTL लॉजिक से कनेक्ट करते हैं, आप USB से कनेक्ट करते हैं, तो USB का वोल्टेज लेवल अलग होता है, इसका वोल्टेज लेवल अलग होता है। अब यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे USB से सप्लाई कितने वोल्ट दे रहे हैं, 5 वोल्ट। ये ऑपरेट कितने वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है एक ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो 3.3 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करे और 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए बीच में एक कंट्रोलर चाहिए, और ये जो कंट्रोलर होता है जो ये कंट्रोलिंग का काम करेगा इस वोल्टेज लेवल को, वो हम लोग यूज़ करते हैं CP2102। और इसके अलावा एक दूसरा और आता है जिसमें हम लोग CH340 IC यूज़ करते हैं। तो इन दोनों IC मार्केट में बड़ी पॉपुलर है। और जो PCB एंटीना है, यानी कि ये जो हमारा एंटीना है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर वर्क करता है। सो डेफिनेटली ये कंपेटिबल है हमारे एग्जिस्टेंस वाईफाई के। अब मेजर कंपोनेंट की बात करें तो इसके ऊपर मेजर कंपोनेंट है वो वाईफाई, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ESP8266 यूज़ किया रहा है। जो हमारा एंटीना है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की एक IC लगी हुई है। यहाँ पे फ्लैश बटन है ताकि जो कि प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। USB से पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास USB-J के, रीसेट करने के लिए प्रोग्राम को हमारे पास में रीसेट है। और जो कि मैंने डिस्कस किया CP2102, वो IC USB to TTL कन्वर्टर के लिए है। तो मेजर कंपोनेंट मेरे यहाँ पे इस नोड MCU ESP8266 के अंदर ये है। अब हम लोग समझते हैं कि मैंने डिवाइस सिलेक्शन कर लिया, अब इस डिवाइस को मेरे को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए हमें पहला सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। अब वो जो फर्मवेयर है, यानी कि जो मैं हार्डवेयर यूज़ कर रहा हूँ, उस हार्डवेयर का मुझे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो कंपैटिबल होगा। अब इसको कंपैटिबल करने के लिए आपको क्या काम करना है, ESP8266 की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको बोर्ड पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए एक लिंक मिलेगा। ये लिंक है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप अपने सिस्टम पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि फाइल के अंदर एक प्रेफरेंस मेनू मिलेगा, उसके अंदर इस लिंक को आपको पेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप इस लिंक को पेस्ट करते हो, तो जो मेरी हार्डवेयर है, जब आप जाके हार्डवेयर टूल्स के अंदर आप बोर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पे आपको इस बोर्ड के हार्डवेयर के फाइल आपको मिल जाएगी। यानी कि जब आप बोर्ड मैनेजर में जाके ESP टाइप करोगे ना, ये तभी ESP8266 का लिंक आपके सामने शो होगा जब आपने वहाँ पे वो लिंक डाल रखा। अगर आपने उस लिंक को नहीं डाल रखा प्रेफरेंसेस में, तो इसको वह फेच नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपके काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे, उसमें से आपको ESP8266 बाई ESP8266 कम्युनिटी वाला चूज़ करना है। जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप उससे एक बिलो इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करते ही आपके पास में टूल्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको बोर्ड के डिफरेंट बोर्ड के पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। आपने चूज़ कौन सा किया था, ESP12E, तो आपको बोर्ड के अंदर ESP12E सेलेक्ट करना है। आप लोगों को फिर चूज़ करना है कि वो सीरियल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, CPU की फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज़ है या नहीं है, फ्लैश मेमोरी 4 है नहीं, और अपलोडिंग स्पीड 115200 ये रिकमेंडेड है, आपको इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपलोड करना है। साथ के साथ आपका ये जो कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये
जैसे ही आप हार्डवेयर को यूएसबी से कनेक्ट करोगे तो ये वर्चुअली जनरेट करेगा। यहाँ पे जो कॉम 6 है, ये कॉम 6 की जगह कुछ और भी हो सकता हो कि 7 आ जाए, 8 आ जाए। तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे ही आप हार्डवेयर इंस्टॉल करोगे तो ये सारे पैरामीटर आप चेक कर लोगे कि ये शो हो रहा है नहीं हो रहा। जब ये सारे पैरामीटर शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपने क्या किया कि आपने जो नोड एमसीयू चूज़ किया उसका हार्डवेयर कंपेटिबल बना दिया। अब बात करते हैं कि अब हमने बोर्ड सिलेक्शन कर लिया, हम लोगों ने बोर्ड भी का जो सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, उसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब पहला प्रोग्राम कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हमें एम्बेडेड सिस्टम के इंट्रोडक्शन को भी समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो 2 पार्ट में हम लोग करते हैं, एक तो वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। तो सेटअप में हम लोग वो सारे प्रोग्राम लिखते हैं जो एक बार, और लूप में हम लोग वो प्रोग्राम लिखते हैं या वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट हो रहा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी की मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैंने बोर्ड पैकेज इंस्टॉल किया है उसके ऊपर मैं पहला प्रोग्राम रन कैसे करूं। तो मुझे कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑन बोर्ड एलईडी है मैं उसी को ही ऑन ऑफ करके चेक कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा आर्डिनो आईडी के अंदर। अब जैसे ही आप सेटअप डिफाइन करोगे तो आप क्या डिफाइन करोगे, पिन मोड। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि जो इनबिल्ट एलईडी है उसको डिफाइन करोगे कि पिन मोड इनबिल्ट एलईडी कोमा आउटपुट। तो जो एलईडी बिल्ट इन है वो कैसे हो जाएगी, आउटपुट। अब मुझे क्या काम करना है, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब सेटअप में मुझे क्या करना है कि हर 1 सेकंड पे मेरी एलईडी ऑन ऑफ हो। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, लूप फंक्शन स्टार्ट करूंगा। लूप के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन कोमा लो, यानी पहले मैं उसको क्या कर दूंगा, लो। अब यहाँ पे जो ऑनबोर्ड एलईडी है वो एक्टिव लो है। ये एक्टिव लो एक्टिव हाई किसी भी तरीके से हो सकती है, आप जैसा चाहो वैसा कनेक्शन में आपको करने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसके बारे में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो कि ये कनेक्शन करे कैसे, तो उसके लिए भी मैंने आप आर्डिनो के ऊपर पहला प्रोग्राम कैसे रन करोगे उसका एक लिंक वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से चाहे तो आप रेफर कर सकते हैं। तो अब मैं क्या काम करूँगा, एलईडी को मैंने लो किया और डिले दे दिया 1000 मिली सेकेंड। इसका मतलब मुझे 1 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। वापस मैं डिजिटल राइट लिखूंगा, एलईडी बिल्ट इन हाई, मैंने पहले लो किया अब उसको हाई कर दिया, और मैंने अगेन डिले दे दिया 1000 का। यानी होगा क्या कि हर 1 सेकंड में ये एलईडी ऑन होगी ऑफ होगी, ऑन होगी ऑफ होगी। मैंने इस लूप को क्लोज किया, और अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को अपलोड करूंगा हमारे नोड एमसीयू के ऊपर, तो लोड होते ही जो मेरा हार्डवेयर है वो कुछ इस तरीके से ऑन बोर्ड एलईडी हर 1 सेकंड में ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया उसको अगर मैं समराइज़ करूं तो हम लोगों ने सीखा कि आईओटी इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी गैजेट्स को स्मार्ट बनाने के लिए, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है होम और इंडस्ट्री ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन और आईओटी एग्जैक्टली है क्या और वो कैसे काम करता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया हमारे होम को स्मार्ट बनाने के लिए। हम लोगों ने ये भी देखा कि जब कभी भी हमें किसी डिवाइसेस को स्मार्ट बनानी है तो हमें ऑटोमेशन से आईओटी के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये भी समझा कि नोड एमसीयू का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, और पहला प्रोग्राम हम लोगों ने कैसे रन किया। हम कह सकते हैं हम लोगों ने अपना पहला प्रोजेक्ट रन कैसे किया। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि वी हैव टू स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और जो कुछ भी मैंने कवर किया है वो ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग कवर किया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ डिफरेंट नोड एमसीयू की एप्लीकेशन को समझने के लिए, और हम अपने गैजेट्स को, अपने घर के गैजेट्स को, इंडस्ट्री को किस तरीके से हम लोग स्मार्ट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।